नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है छायावाद, युग और प्रवृत्तियाँ। आधुनिक कालीन हिंदी कविता की विकास यात्रा का तीसरा चरण है छायावाद। रीतकाल की विलासी गलियों से निकलकर आई हिंदी कविता को भारतेंदु युग में आधुनिक बोध मिला और उसने तदयुगीन राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं से अपने को एकाकार करने का प्रयत्न किया। द्विवेदी युग में कविता अपने राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्वों के प्रति और अधिक सजग सचेत तो हुई, किंतु साथ ही साथ अपने ऊपर आरोपित किए गए कड़े अनुशासनों के कारण उसने स्वयं को कुछ घुटा घुटा सा भी महसूस किया। वस्तु एवं शिल्प संबंधी कुछ सीमाएं तय कर द्विवेदी युगीन नैतिक पहलुओं द्वारा जो कविता के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने की चेष्टाएं हुईं, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया छायावादी युग में देखने को मिली। आधुनिक हिंदी कविता का ये छायावाद युग ही था कि जिसमें पहली बार कविता और मनुष्य की मुक्ति को साथ मिलाकर देखा गया। विराट सृजन प्रतिभा वाले छायावादी कवियों ने अपने पूर्ववर्ती युग के नैतिक अनुशासनों की जकड़बंदी से मुक्त कर हिंदी कविता के लिए संभावनाओं के जो नए द्वार खोले, उससे हिंदी कविता को उसकी खोई हुई गरिमा तो वापस मिली ही, उसे व्यापक विश्वबोध और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। शुरू में भले ही छायावादी कविता एवं इसके कवियों का विरोध हुआ और द्विवेदी युगीन सीधी सरल वर्णनात्मक कविताओं के अभ्यासी कवियों एवं आलोचकों ने इन्हें स्वीकारने में देरी की, किंतु जब एक बार हिंदी के साहित्यिक मन ने इन कवियों एवं उनकी कविताओं से तादात्म्य स्थापित कर लिया, तब बाद में छायावादी कविता को व्यापक स्वीकृति एवं प्रतिष्ठा भी मिली और छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग तक कहा गया। छायावाद की पृष्ठभूमि, नामकरण और सीमांकन पर अगर चर्चा करें तो हिंदी कविता के क्षेत्र में छायावाद का समय प्रायः 1916 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में ये समय 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक माना गया है। 1920-21 ईस्वी तक आते आते तो छायावाद की चर्चा हिंदी में खासी जोर पकड़ने लगी थी, जिसका पता श्री मुकुटधर पांडे द्वारा 1920 में श्री शारदा नामक पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित 4 निबंधों की लेखमाला तथा 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार के लिखे उपर्युक्त शीर्षक वाले संवादात्मक लेख से मिलता है। छायावाद तक आने से पहले आधुनिक हिंदी कविता भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के रूप में 2 चरण पूरे कर चुकी थी, सभी इससे अवगत ही हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक परिदृश्य में नवजागरणवादी भावना का उभार जोरों पर था और साथ ही साथ राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न भी हमारे देश में जोर पकड़ रहे थे। गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस जैसे राजनीतिक आंदोलन के प्रणेता नेताओं के ओज तथा दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद आदि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पुनर्जागरण के पुरोधा चिंतकों एवं विचारकों की वाणी के तेज का जो प्रभाव जनमानस पर पड़ रहा था, वह उस समय के साहित्यिक मानस को भी कहीं गहरे छू रहा था, जिसे भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग में लिखे गए साहित्य में भी आसानी से खोजा एवं पहचाना जा सकता है। छायावाद के पूर्ववर्ती युग द्विवेदी युग का पुनर्जागरण के प्रभावों को ग्रहण करने एवं साहित्य में व्यक्त करने की दृष्टि से योगदान अहम है, परंतु ये काफ़ी स्थूल रूप में देखने में आता है। इसी तरह भारतेंदु युग में खड़ी बोली के साथ साथ काव्य भाषा के पद की बराबर की दावेदार ब्रजभाषा को साहित्यिक क्षेत्र से लगभग बहिष्कृत कर खड़ी बोली को एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने का काम भी द्विवेदी युग में ही हो तो चुका था, पर इसकी व्यापक अर्थ संभावनाओं और
अभिव्यक्ति क्षमताओं का पता लगाने का काम अभी शेष था और ये काम छायावादी कवियों ने किया। द्विवेदी युगीन नैतिकता के बंधनों में बंधी इतिवृत्तात्मक और कुछ रूखी सी कविता में प्राण प्रतिष्ठा कर उसे सरस और नई अभिव्यंजना शक्ति से समृद्ध करने का काम भी शेष था, जो छायावादी युग में हुआ। इस तरह हिंदी कविता के क्षेत्र में छायावाद से तात्पर्य उस काव्यांदोलन से है जो 1916 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में हिंदी काव्य क्षेत्र में पनपा और 1936 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक जिसने हिंदी कविता की धारा को प्रभावित किया। छायावाद शब्द ऐसे अपने आप में उसी तरह से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देता जैसे भक्तिकाल, प्रगतिवाद, नई कविता आदि से उन युगों की प्रवृत्तियों का द्योतन होता है। आरंभ में छायावाद नाम भी ऐसी कविताओं के लिए लगभग व्यंग्य और परिहास में दिया गया जो द्विवेदी युगीन काव्य परिभाषा की परिधि से बाहर बैठती थीं और जिनको समझने में तत्कालीन आचार्य प्रवरों को कठिनाई या कहेंगे जटिलता महसूस होती थी। अर्थ ग्रहण में आने वाली इसी कठिनाई की वजह से 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख हिंदी में छायावाद में श्री मुकुटधर पांडे ने छायावाद के बारे में लिखा था कि ये एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी ये मत छायावाद के बारे में उनकी उलझन को प्रकट करता है। वो कहते हैं कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। बाद में छायावाद नामक इस पहेली को सुलझाने के लिए तरह तरह के मत सामने आए। इसी संदर्भ में अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म, रोमांटिसिज्म जैसे स्थूल शब्दों से भी इसे समझने समझाने की चेष्टा की गई। डॉक्टर नगेंद्र ने जहाँ छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहकर उसे एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति तथा जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण बताया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में निहित बताया। शांतिप्रिय द्विवेदी मानते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, तो डॉक्टर देवराज अपनी परिभाषा में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं को समाहित करने की चेष्टा में कहते हैं, छायावाद गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। कदाचित इसी की प्रतिक्रिया में डॉक्टर निर्मला जैन को ये लिखना पड़ा कि वस्तुतः छायावाद न केवल रहस्य भावना है और न केवल प्रकृति प्रेम, वह इससे अधिक एक विशेष सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष है। रहस्योन्मुक्ता, प्रकृति प्रेम आदि उसकी अभिव्यक्ति की विविध सरणियाँ हैं। कुल मिलाकर बात वहीं पर यानी कि छायावाद शब्द पर आकर अटक जाती है। वास्तव में ये शब्द है ही अपने आप में इतना स्पष्ट कि इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर कुछ समझ पाना कठिन ही है और इसीलिए इसकी प्रत्येक परिभाषा भी अपने में अपूर्ण है। इसलिए उचित यही है कि छायावाद के शब्दार्थ या परिभाषा को लेकर जूझने के बजाय इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के द्वारा इसको समझने की चेष्टा की जाए। और जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा गया है कि नामवाचक शब्द के अर्थ से काव्यगत विशेषताओं की ओर जाने के स्थान पर काव्य की विशेषताओं से नामवाचक शब्द के अर्थ निर्धारण का प्रयास किया जाए। अब हम थोड़ी बात करते हैं प्रमुख छायावादी कवि एवं उनके काव्य की। छायावाद कहते ही जिन चार कवियों का नाम सर्वप्रथम ध्यान में आता है सब जानते हैं, वे हैं श्री जयशंकर प्रसाद, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रानंदन पंत और सुश्री महादेवी वर्मा। वस्तुतः ये चारों
कवि छायावाद के वे आधार कवि हैं कि जिनसे छायावाद की और छायावाद से इन कवियों की पहचान है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी को छायावाद के चतुर स्तंभ कहा जाता है। प्रारंभ में प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी को मिलाकर के बृहत्रयी और सुश्री महादेवी वर्मा के साथ भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा को मिलाकर छायावाद की लघुत्रयी या वर्मात्रयी भी कहा जाता रहा। फिर बाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा को मिलाकर के छायावादी बृहत चतुष्टय की संज्ञा आलोचकों द्वारा तैयार की गई, इनको कि बृहत चतुर्स्तंभ भी कहते हैं। इन 6 कवियों के अतिरिक्त छायावादी काव्यधारा के विकास में अपना योगदान देने वाले अन्य प्रमुख कवियों के नाम अगर हम लें तो उनमें आते हैं श्री मुकुटधर पांडे, मोहनलाल महतो वियोगी, हरिकृष्ण प्रेमी, आर.सी. प्रसाद सिंह, चंद्र कुमार, उदय शंकर भट्ट, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल अंचल, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, रामाधार सिंह, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नगेंद्र आदि। इन उत्तर छायावादी कवियों को गौण छायावादी या उप छायावादी कवि भी कहा गया है। छायावादी काव्य का प्रवर्तक किस कवि को स्वीकार किया जाए, इसको लेकर भी विद्वानों में परस्पर मतभेद रहे हैं। प्रसाद, पंत, निराला को लेकर तो मत वैभिन्न है ही कि इनमें से किसे छायावाद का प्रथम कवि माना जाए। इनके अतिरिक्त मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि के नाम भी छायावाद के प्रवर्तक कवियों के रूप में लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि हिंदी कविता की नई धारा मतलब छायावाद का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को मानना चाहिए। श्री विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने छायावाद के प्रारंभिक कवि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम लिया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उच्छ्वास नामक काव्य संग्रह के आधार पर पंत जी को प्रथम छायावादी कवि सिद्ध करना चाहा है। तो कुछ आलोचक निराला जी को उनकी कविता जूही की कली के आधार पर छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय देना चाहते हैं, जो 1916 में लिखी गई थी, किंतु संपादकों की कोप दृष्टि का शिकार होने के कारण समय पर प्रकाशित नहीं हो पाई। यद्यपि अपने अपने तर्कों से सभी आलोचकों ने उपर्युक्त छायावादी कवियों को छायावादी काव्य शैली का प्रथम कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है, तथापि अधिकतर विद्वानों का मत इस संदर्भ में प्रसाद जी के ही पक्ष में है, क्योंकि भले ही पुस्तकाकार रूप में पंत जी की कविताएं हिंदी जगत के सम्मुख पहले प्रकाश में आ गई हों, परंतु प्रसाद जी 1913-14 ईस्वी से ही इंदु पत्रिका में जिस तरह की कविताएं लिख रहे थे और जो बाद में झरना काव्य संग्रह में छपी, उनमें छायावादी काव्य शैली की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है। अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानना ही अधिक उचित है। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों की बात करें, किसी कवि या काव्यधारा विशेष का मूल्यांकन करने या महत्व रेखांकित करने के लिए हम उसमें निहित जिन प्रमुख भावों और उन्हें अभिव्यक्त करने की शैलियों की पहचान करते हैं, उनका संबंध उस कवि या काव्य की प्रवृत्तियों से होता है। हिंदी कविता का छायावादी युग अपनी भाव चेतना एवं शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से इतना समृद्ध है कि प्रारंभ में उसकी समस्त प्रवृत्तियों को समेटने में काव्य के अध्येताओं को समस्या ही हुई। समृद्ध भाव संपदा एवं सशक्त शिल्प संरचना के कारण असीम ऊंचाइयों को छूने वाले छायावादी काव्यांदोलन में सहज परिलक्षित होने वाली कुछ प्रमुख भाव एवं शिल्प संबंधी काव्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार देखी जा सकती हैं। पहले हम अनुभूति पक्ष की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है आत्माभिव्यक्ति की। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसमें आत्माभिव्यक्ति का प्रधान होना है। रीतकालीन काव्य में कवियों ने राधा कृष्ण की आड़ लेकर अपनी अश्लील भावनाओं तक को अभिव्यक्ति दे डाली।
छायावादी कवियों ने अपनी कविता को सीधे अपनी अनुभूतियों भावनाओं से जोड़ा और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मैं शैली अपनाई। निराला जी कहते हैं मैंने मैं शैली अपनाई। और ये मैं शैली अपनाने वाले सिर्फ निराला ही नहीं थे, बल्कि सभी छायावादी कवियों में ये मैं का भाव प्रबल है। मुक्तक काव्यों में तो सीधे सीधे आत्मा अभिव्यक्ति छायावादी कवियों ने की है। लंबी और प्रबंधात्मक कविताओं में भी कहीं ना कहीं अपने को अभिव्यक्त करने का रास्ता उन्होंने ढूंढ ही लिया है। निराला इस दृष्टि से सबसे आगे हैं। उनकी राम की शक्ति पूजा से लेकर सरोज स्मृति, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जैसी बड़ी कविताओं तक में उनका आत्ममुखर है। प्रसाद जी का आंसू मैं शैली का एक अच्छा काव्य है। महादेव वर्मा और पंत जी की रचनाओं में भी आत्मीयता या वैयक्तिकता की भावना प्रधान है। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, लेकिन कवि ने ये जो मैं शैली अपनाई, ये केवल शैली भर नहीं है, इस निजता और आत्मीयता के पीछे आधुनिक युवक का पूरा व्यक्तित्व है, जो अपने को सीधे सीधे अभिव्यक्त करने की सामाजिक स्वाधीनता चाहता है। इस सामाजिक स्वाधीनता या सामाजिक विद्रोह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात इस आत्माभिव्यक्ति के पीछे थी, वह थी समूचे युग की पीड़ा को अपनी पीड़ा से जोड़कर देखना। इसलिए महादेव वर्मा अपने नीर भरी दुख की बदली होने में मानो प्राणी मात्र की वेदना, उल्लास, उपयोगिता और नश्वरता को देखती हैं, और प्रसाद जी आंसू काव्य में अपने आंसुओं का विश्व सदन तक विस्तार कर लेते हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकंसा, आंसू इस विश्व सदन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात सौंदर्यानुभूति एवं कल्पना। छायावादी काव्य सौंदर्य का काव्य है। सुंदर वस्तुओं को देखते ही इन कवियों की दृष्टि ठिठक जाती है। प्रसाद जी कहते हैं, सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य हैं खेल रही, मेरी आँखों को देख वहीं आगे बढ़ने से रोक रही। छायावादी कवियों की सौंदर्यानुभूति सूक्ष्म है और अपनी कल्पना के द्वारा उन्होंने मानव एवं प्रकृति सौंदर्य के बड़े अनूठे एवं भव्य चित्र अंकित किए हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के शब्दों में कहें तो छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का ही अंकन अधिक किया है। उसमें अश्लीलता, नग्नता एवं स्थूलता प्रायः ना के बराबर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में ये लिखते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य निरूपण में कवि की कल्पना का वैभव देखा जा सकता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसके बाद अगर हम अगले विषय की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है छायावादी काव्य का वेदना एवं प्रेम। छायावादी कविता में वेदना एवं प्रेम की प्रधानता है। लगभग सभी छायावादी कवियों पर दुखवादी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु अधिकतर ये दुख या वेदना प्रेम की असफलता की उपज है। सभी कवि प्रेम की पीर को लेकर जी रहे हैं। कहीं ये लौकिक है और कहीं अलौकिक। इसमें महादेव वर्मा जैसी कवियत्री भी हैं जिन्हें वेदना इतनी मधुर लगती है कि वे उसे प्रिय मिलन के उपरांत भी छोड़ने को तैयार नहीं। पर शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तो मैं ढूंढूंगी पीड़ा। दुख को मानव आत्मा का मधुमेह भोजन मानने वाले पंत जी तो कवि होने की पहली शर्त ही वियोग, आह और आंसू से जोड़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रसाद जी का तो आंसू वियोगजन्य दुख का पूरा महाकाव्य ही है। निराला का जीवन में दुख की कथा ही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। परंतु इसके साथ ही इन कवियों और विशेषकर निराला जी की वेदना परानुभूति से भी जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा इन्होंने समान धर्मा लोगों की वेदना को मैं शैली अपनाकर अभिव्यक्ति दी है। निराला जी कहते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई, मैंने मैं शैली अपनाई। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय छायावादी काव्य से जुड़ा हुआ दार्शनिक चेतना एवं रहस्यानुभूति।
छायावादी कवियों ने दर्शन के क्षेत्र में प्रायः अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद को अपनाया है। उपनिषदों के अद्वैत दर्शन का सभी कवियों पर लगभग बराबर प्रभाव है, जिसके अनुसार इन्होंने आत्मा एवं परमात्मा की एकता प्रतिपादित की है। इसके अतिरिक्त शैव दर्शन प्रसाद जी को जोड़कर देख सकते हैं, शाक्त निराला जी, बौद्ध दर्शन महादेव वर्मा तथा अरविंद दर्शन पंत जी का प्रभाव भी छायावादी काव्य पर पड़ा है। प्रसाद जी का आनंदवाद, निराला काव्य का ओज और औदात्य, महादेवी जी की वेदना और करुणा तथा पंत जी का अंतश्चेतनावाद या नव मानववाद इन्हीं दर्शनों की देन है।